इनकम मेथड से अगर हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है इनकम मेथड में, वो हमें देखना है कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखो इनकम मेथड है, मींस देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो फैक्टर हैं, इनको जो भी इनकम मिलती है उसको हम क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए लेबर, लेबर को क्या मिलता है? कंपनसेशन, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फर्स्ट कंपोनेंट है। तो इनकम मेथड जब भी आप यूज करें तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के हमारे जो कंपोनेंट है वो क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में जो भी वेजेस और सैलरी की पेमेंट करता है, वेजेस एंड सैलरी किसमें? कैश में। या हो सकता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए फ्री में रेंट फ्री हाउस दे दे, कार प्रोवाइड कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। इसके अलावा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, बाय एम्प्लॉयर, और एक है इसमें रिटायरमेंट पेंशन। तो ध्यान रखना है कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है इसके 4 हमारे कंपोनेंट है। फर्स्ट क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखना है अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय लिखा है उसको हमें कंसीडर नहीं करना, हमें क्या लेना है? सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। और नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट है कंपनसेशन का वो है रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन गिवन है तो वो हमें नहीं लेना, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन क्या है? करंट ट्रांसफर, यूनिलैटरल पेमेंट। रिटायरमेंट पेंशन तो काम करने के बदले में जो मिला है उसको हम इंक्लूड करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो हम इन जो 4 हमने ये इसके कंपोनेंट बताए हैं इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। मींस ये जो हमने बताए हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, wages and salary in cash, social security contribution by employer or retirement pension, these all components are already included in compensation of employees. लेकिन अगर क्वेश्चन में compensation वर्ड नहीं है, हमें गिवन है wages and salary, तो उस केस में हम इन 4 कंपोनेंट का एडिशन करेंगे। अगर compensation वर्ड नहीं लिखा है, wages and salary लिखा है, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंडिपेंडेंस डे पे कोई गिफ्ट दे दे, बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे दे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम से रिलेटेड नहीं है, करंट ट्रांसफर है, यूनिलैटरल पेमेंट है। तो काम करने के बदले में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटीज दे रहा है या कैश में जो भी दे रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो हमें इनमें से कोई कंपोनेंट नहीं लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन वर्ड नहीं है, वेजेस एंड सैलरी लिखा है, तो उस केस में फिर हमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो भी प्रोवाइड कर रहा है, वो चाहे कैश में हो या काइंड में हो या फिर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर और रिटायरमेंट पेंशन, इन सबको हमें ऐड करना है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय ये हमें कंसीडर नहीं करना है। ध्यान रखना है एम्प्लॉय तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि
वो तो एम्प्लॉय जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन करता है, यानी कि पीएफ में जो भी पैसा वो ट्रांसफर करता है, वो किस में से करता है, जो उसको कैश सैलरी मिलती है, तो ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय हमें कंसीडर नहीं करना। एम्प्लॉयर लेंगे वो भी कब, जब हमें वेजेस एंड सैलरी लिखा हो। अगर कंपनसेशन है तो इनको हम अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन में गिवन भी है तो इनको छोड़ देंगे। सेकंड जो कंपोनेंट है इनकम मेथड का, वो है ऑपरेटिंग सरप्लस। पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के जो कंपोनेंट है, अब एक फैक्टर की पेमेंट तो हमने यहां लिख दी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब हमारे फैक्टर्स हैं लैंड, लैंड को क्या मिलता है, रेंट। कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा है तो इनको हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, गिवन भी है तो छोड़ देंगे, क्योंकि दे ऑल आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सरप्लस। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड नहीं लिखा है तो उस केस में हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि ये तीनों अगर कंपोनेंट गिवन है तो तीनों का एडिशन कर लेंगे, दो गिवन है दो ले लेंगे, एक अगर गिवन है तो एक ले लेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर है तो हमें इनको अलग अलग इंक्लूड नहीं करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो हम रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करेंगे। इसमें रॉयल्टी, अगर रॉयल्टी भी आपको गिवन है तो वो भी हम ऐड करेंगे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है इसके भी तीन कंपोनेंट हैं। देखो किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इस प्रॉफिट में से टैक्स पे करती है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। अब इस प्रॉफिट में से कुछ शेयर वो अपने बिजनेस में ही रख लेती है कि फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ने पे उसका यूज कर ले, जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग या फिर हम इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मींस जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कंपनी ने, कंपनी में ही रख लिया है, तो या तो रिटेन्ड अर्निंग लिखा मिलेगा या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको हम कहेंगे डिविडेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग सरप्लस अगर गिवन है तो हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इनको अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड नहीं है तो हमें क्या लेना है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का एडिशन करना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में भी हमें ये चेक करना है कि अगर प्रॉफिट वर्ड गिवन है तो इट मींस ये जो इसके कंपोनेंट है दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं है तो हमें ये जो तीन इसके कंपोनेंट है इनका हमें एडिशन करना है, दो गिवन है इनमें से तो दो ले लेंगे। तो प्रॉफिट के जो कंपोनेंट है वो क्या है, इस प्रॉफिट में से सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इसमें से वो टैक्स पे करती है जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कुछ प्रॉफिट का पार्ट वो अपने ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रख लेती है, फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े तो यूज करने के लिए, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। और इसी प्रॉफिट में से जो वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकंड हमारा जो कंपोनेंट हो गया वो हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इनकम मेथड में हम जो थर्ड हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ध्यान से अगर आप रीड करें तो मिक्स्ड इनकम किसकी, सेल्फ एम्प्लॉयड मींस जिनका अपना बिजनेस है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं तो वो उनका अपना बिजनेस है, तो कई बार जो लैंड है वो उनकी अपनी होती है, पैसा भी उनका अपना लगा होता है,
जो लेबर है वो भी फैमिली के मेंबर ही काम कर लेते हैं और उसका अपना बिजनेस है, तो एंटरप्रेन्योर भी वही है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जिनका अपना बिजनेस है, तो अगर उनके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनके अपने हैं, यानी कि बाहर वालों को पेमेंट नहीं करनी, कि अगर बिल्डिंग अपनी है तो रेंट किसी को नहीं देना, पैसा अगर अपना है, किसी से बोरो नहीं किया है, लोन नहीं लिया है, तो इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी। लेबर अगर अपनी ही फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनको अगर हम सैलरी या वेजेस की पेमेंट नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड की जो भी टोटल इनकम है उनको हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते कि कितना जो पार्ट है वो कंपनसेशन है, कितना रेंट है, कितना इंटरेस्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जब उनकी इनकम को हम अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते, तो उसकी जो इनकम है टोटल, उसको हम क्या कह देंगे, मिक्स्ड इनकम, क्योंकि हम उसको अलग अलग पार्ट्स, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में क्लासिफाई नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या कह देंगे, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये 3 कंपोनेंट है इनकम मेथड में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NDP एट FC। ध्यान रखना है वैल्यू एडिड मेथड में हमारे पास क्या आता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर वैल्यू एडिड मेथड से हमें डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमारा क्या आएगा, GDPMP। लेकिन इनकम मेथड में अगर हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, NDP एट FC नेट, क्योंकि फैक्टर इनकम की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, वैल्यू एडिशन की बात नहीं कर रहे, तो डेप्रिसिएशन का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ध्यान रखना है इनकम मेथड से हमारे पास क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब अगर हमें कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट एस्टिमेट नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम मींस NNPFC। तो यहाँ डोमेस्टिक इनकम में भी नेट है, नेशनल में भी नेट है, तो मींस डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन भी है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमारा ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हमें कन्वर्ट करना है नेशनल प्रोडक्ट में। तो इसके लिए हम डोमेस्टिक को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ध्यान रखना है क्वेश्चन में जो फैक्टर इनकम है उसको कंसीडर करना है। कई बार करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड गिवन होता है और हम उसको ऐड कर लेते हैं, करंट ट्रांसफर हमें इंक्लूड नहीं करनी, हमें क्या चाहिए, फैक्टर इनकम, काम करने के बदले में, सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में जो हमें मिला है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट में। अब फिर हम चेक करते हैं, तो इनकम मेथड से जब भी हम कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम तो हमारा किस पे आएगा, फैक्टर कॉस्ट पे। और नेशनल इनकम अगर सिर्फ लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम तो वो भी हमारी किस पे होती है, फैक्टर कॉस्ट पे। तो इट मींस हमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन भी है तो हम इनको छोड़ देंगे। तो ये हमारा इनकम मेथड है टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कैलकुलेट नेशनल इनकम तो यहां तक हम कैलकुलेट करेंगे, अगर लिखा है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम तो हम यहीं तक कैलकुलेट कर देंगे, फिर हमें इसको आगे सोल्व नहीं करना। और इसके अलावा अगर लिखा है, जरूरी नहीं कि आपसे नेशनल इनकम पूछी जाए, हो सकता है कह दें कैलकुलेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उस सिचुएशन में नेशनल इनकम में हमारे पास आएगा क्या, NDP एट FC। और हमें कैलकुलेट क्या करना है,
GNPMP, तो उस केस में हम कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास आएगा क्या, नेट, लेकिन हमें कन्वर्ट किसमें करना है, ग्रोस में। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब सेकंड, हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है नेशनल में, तो हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ध्यान रखना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है तो ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड है तो टू अब्रोड उसको हम क्या करेंगे, लेस। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड और फैक्टर इनकम टू अब्रोड का डिफरेंस है। तो फ्रॉम गिवन है तो ऐड करेंगे, टू है तो लेस करेंगे। तो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा नेशनल प्रोडक्ट में। अब हमें कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडी। तो हमारा फैक्टर कॉस्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मार्केट प्राइस में। या इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, नेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम क्या करेंगे, देखना है इनडायरेक्ट टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वही एडजस्टमेंट होगी नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो आप जो डोमेस्टिक इनकम हमारे पास आई है इनकम मेथड से, उसको कैसे कन्वर्ट करना है ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन लिख रही हूं, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड। तो इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो है सेल्स 10,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास है 5,000, रेंट 200, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास है 1,000, प्रॉफिट 500, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे पास है 1,000। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमारे पास है 200, फैक्टर इनकम टू अब्रोड हमारे पास है 20, डेप्रिसिएशन 10, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास है 10। करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड हमारे पास है 100, करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड। अब इनकम मेथड से हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम। तो देखो, सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन लिखेंगे कि इनकम मेथड, सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें प्लस हम कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये हमारा आ जाएगा NDP-FC। और हमें यही कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि हमें यहाँ गिवन है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, और लेकिन इनकम मेथड से हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, NDP-FC। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो
तो सबसे पहले हमें सेल्स गिवन है, लेकिन क्या सेल्स की रिक्वायरमेंट है इनकम मेथड में? नहीं, छोड़ दो इसको। अब सबसे पहले हमें चाहिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 5000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमें गिवन है 1000, तो यहाँ पे हम 1000 ऐड कर देंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में रेंट की वैल्यू भी गिवन है, प्रॉफिट की वैल्यू भी गिवन है। रेंट है 200, प्रॉफिट है 500, तो क्या हम इनको कंसीडर करेंगे? नहीं, रेंट को भी नहीं कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट को भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये ऑलरेडी इंक्लूड है। जब एक बार हमने ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया तो रेंट और प्रॉफिट को हम अलग से कंसीडर नहीं करेंगे। अब थर्ड हमारा कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम। अगर हमें क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम गिवन है तो हम उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे, नहीं गिवन है तो छोड़ देंगे इसको। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की वैल्यू 1000 है, तो हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे ये 1000। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास है, और कोई वैल्यू अगर इसमें रॉयल्टी गिवन होती तो वो भी हम ले लेते। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो मींस ऑलरेडी सारी चीजें उसी में है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो फिर हम अलग अलग लेंगे, रेंट को, रॉयल्टी को, इंटरेस्ट को, प्रॉफिट को। तो बेटा ये तीन हमारे इसके कंपोनेंट है, तीनों हमें क्वेश्चन में मिल गए, तो इन तीनों का हम एडिशन कर देंगे, तो एनडीपीएफसी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7000। अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस एनएनपी-एफसी। अब डोमेस्टिक इनकम भी नेट पे है और नेशनल इनकम भी हमें नेट पे कैलकुलेट करनी है, तो क्या डेप्रिसिएशन का कोई रोल है? नहीं, डेप्रिसिएशन को छोड़ देंगे। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट करना है नेशनल प्रोडक्ट में, तो हम ऐड कर देंगे इसमें, प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लेस कर देंगे। तो अगर हम जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें देखें तो हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200, तो हम इसमें प्लस कर देंगे 200 क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड है, तो ये हम कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें हमें गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20, तो क्या हम इसको लेंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट वर्ड लगा है, तो नेट मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का डिफरेंस है। तो जब हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले ली, तो अलग से अगर ये वैल्यूज गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये भी फैक्टर कॉस्ट पे है, ये भी फैक्टर कॉस्ट पे है, तो क्या हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी की जरूरत है? नहीं, क्योंकि दोनों फैक्टर कॉस्ट पे है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम छोड़ देंगे। और लास्ट जो हमारा ये आइटम हमें गिवन है करंट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, तो करंट ट्रांसफर तो हमें लेना ही नहीं है, चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमी से हो या फॉरेन से हो। करंट ट्रांसफर तो क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ 7000 पे 200 हमने ऐड कर दिया, तो नेशनल इनकम हमारी आ गई 7200। अब इसके अलावा अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कैलकुलेट करो जीएनपी एमपी, तो अब हम देखेंगे कि एन को कन्वर्ट करना पड़ेगा जी में, मींस इसमें हम ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमारे पास है 10, तो इसमें हमने 10 ऐड कर दिया। ये नेशनल प्रोडक्ट है, ये भी नेशनल प्रोडक्ट है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड का हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस पे। तो इस सिचुएशन में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है 10, तो इसको हम ऐड कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट, नेट मींस डिफरेंस है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जीएनपी एमपी। 7200 में हमने 20 ऐड किया, तो 7220 मींस इनकम मेथड से अगर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट होगी तो क्या होगी? नेट भी होगी, फैक्टर कॉस्ट पे भी होगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और सिर्फ नेशनल इनकम लिखा है तो हम कैलकुलेट करेंगे एनएनपी-एफसी। लेकिन इसके अलावा अगर और कोई इन्फॉर्मेशन है, हमें कुछ और कैलकुलेट करना है, तो वो हम फिर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि आपसे क्या पूछा गया है। अब बेटा इसी में एक क्वेश्चन आपसे और भी पूछ सकते हैं, कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो अगर आप देखें तो देखो इसमें रेंट की वैल्यू गिवन है 200,
प्रॉफिट हमें गिवन है 500 और ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू भी हमारे पास है 1000। तो अगर हम 1000, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा किसके इक्वल है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जो ऑपरेटिंग सरप्लस है वो हमारा है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू हमारे पास है 1000, इसमें से रेंट हमें गिवन है, प्रॉफिट की वैल्यू हमें गिवन है, रेंट है 200, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट भी हमें गिवन है 500। तो यहाँ पे अब इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट हम कर लेंगे, 1000 में से 700 लेस करेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 300। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपसे पूछ ले कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, तो उस केस में फिर आपको वैल्यू गिवन होगी डोमेस्टिक इनकम की या नेशनल इनकम की,